एक गार वालों की कहानी है, अगर आपने नहीं सुनी तो ज़रूर सुनिएगा। कि सोक्रेटिस की कहानी है। 2500 साल पहले भी वो बता रहा है, एक इंसानों की नस्ल थी जो सिर्फ गारों में रहती थी, कभी उन्होंने ज़िंदगी में रोशनी नहीं देखी थी। तो एक आदमी गलती से उस गार से 4-5 जनरेशन के बाद बाहर निकल गया। तो बाहर गया तो उसको कुछ नज़र भी नहीं आता था, देख भी नहीं सकता था। थोड़े दिन के बाद उसको आदत हो गई कि यार यही रोशनी है, असल तो चीज़ ये है। वो वापस जाता है कि जी बाहर निकलो, रोशनी है, तो उसको मार देते हैं क्योंकि उन्होंने कभी रोशनी नहीं देखी होती, तो वो उसको मार दे। ये आज की कहानी नहीं है, ये 2500 साल पुरानी कहानी। जब मैंने ये पहली दफ़ा कहानी सुनी तो मैंने अपना सर पकड़ लिया कि यार मैं भी एग्जैक्टली उसी तरह का आदमी हूँ जो गलती से बाहर चला गया। तो फिर सोक्रात ने समझाया कि समझाना कैसे है। उसने कहा किसी को नहीं बताना है, किसी को लाइट के बारे में नहीं बताना है, सवाल करना है। जब आप सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, तो वो आपसे खुद आपको जवाब देगा। फिर आपने अगला सवाल करना है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने उस ग्राउंड पे पहुंच जाएगा जहाँ उसकी रूट थी, उसको वो जवाब ही नहीं मिलेगा। फिर आप उसको बताएं, अच्छा क्या ख्याल है इसके बारे में, ऐसा नहीं हो सकता। फर्ज करें कि आपका पेन जो है बहुत ज्यादा है लाइफ में, तो क्या उस दौरान भी आपकी ग्रोथ हो रही है या आप थक रहे हैं जस्ट पेन के साथ? ज्यादा और कम रिलेटिव है। किसी को 2 चमचे चीनी चाहिए चाय में, किसी को 10 चमचे चाहिए, किसी को आधे चमचे चाहिए। ये तो आपने प्रोग्राम किया हुआ है अपने आप को कि मेरी मीठी का मतलब होता है 5 चमचे चीनी। तो ये पेन जिसको आप ज्यादा या कम कहते हैं, एक आदमी जिसको मेडिटेशन की आदत है, वो 4 घंटे बैठा है, वो हिल ही नहीं रहा, उसको कुछ हो ही नहीं रहा, पेन ही नहीं हो रहा। और जिसने कभी जिंदगी में मेडिटेशन नहीं करी, आप उससे 2 मिनट करा लें, वो उसको लगेगा मैं फटने वाला हूँ, मर जाऊंगा अभी। पेन इज अ सिग्नल, यानी इट्स नॉट इवन रियल, इट्स एन इंडिकेटर कि कुछ हो रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरा हाथ जल रहा है तो आपको नजर आ रहा है कि हाथ जल रहा है, तो आप हाथ जलने से बचा लें। लेकिन मतलब फिजिकल पेन है, इमोशनल पेन जितने हैं वो तो है ही नहीं, वो तो सब फेक है। जब हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से गुजरते हैं तो हमारी क्लास में 40 बच्चे, उस एक क्लास में 40 बच्चों में से 2 हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं एक साल में, और 38 में से 8 जो हैं वो नॉर्मल फ्रेंड बन जाते हैं, और शायद 10 ऐसे होंगे जिनका हमें कभी नाम भी नहीं याद रहेगा। लेकिन हमने उनके कपड़े भी देखे हैं, हमने उनकी मुस्कुराहट भी देखी है, हमने उनका चश्मा भी देखा है, उनकी आंखें भी देखी हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी देखी है, और हम उनके शागिर्द होते हैं, हम उनसे सीख रहे होते हैं, लेकिन हमें उनके शायद नाम भी याद नहीं रहे होते। यही फिलॉसफी है 500 म्यूचुअल फ्रेंड की, कि आपको लगता है कि आप उनसे कुछ नहीं सीख रहे, या वो आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आपसे इनबॉक्स नहीं कर रहे, आपको मैसेज नहीं कर रहे, लेकिन आप उनकी न्यूज़ फीड में हैं और वो आपकी न्यूज़ फीड में है। और ये आज से 120 साल पहले मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आपको इग्नोरेंस खत्म करनी है तो दुनिया घूमना शुरू कर दें, तो आपके अंदर से इग्नोरेंस खुद ही खत्म हो जाएगी। इग्नोरेंस खत्म हो जाएगी, आपके अंदर से जो बायसनेस है वो कम हो जाएगी, आपके अंदर से जो कम्युनलिज्म है वो खत्म हो जाएगी। जितनी भी आपके बायसेस हैं वो फर्क होना शुरू हो जाएंगे। जब आप दुनिया देखेंगे कि लोग कॉकरोच भी खाते हैं, लोग बंदर भी खाते हैं, ये कैसे लोग हैं, तो हम तो घिन आती है। लेकिन आप 4-5 दिन तक देखते रहते हैं तो घिन खत्म हो जाती है, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा उनके कल्चर में अलाउड है। जैसे हम मगज खाते हैं, भेजा खाते हैं, अगर कोई गोरा आता है मेरे मुल्क में तो उसके लिए मगज मंगाता हूँ, कभी भी नहीं खाता, या एक नवाला खा के छोड़ देता है, हम तो बड़े एंजॉय करके खाते हैं। हमारे अंदर वो बायस नहीं है क्योंकि बचपन से हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है कि ये खराब चीज़ है, उसकी ट्रेनिंग हुई है। तो ये हमारी ट्रेनिंग है और उसको तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बन गए हैं ग्लोबल सिटीजन, और ग्लोबल सिटीजन बन नहीं सकते जब तक आप दूसरे को एक्सेप्ट ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़हद मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं सक्सेस कास्ट। आज की पहली एपिसोड है। पहली एपिसोड ही हमने सोचा कि एक तूफ़ानी किस्म की करते हैं, और मैं यहाँ पे मौजूद था कराची में, तो मैंने सोचा कि रेहान भाई से बात करते हैं। रेहान भाई ने खुद इनवाइट किया कि जी ज़रूर, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सो मच कि आपने बिल्कुल एक बिगिनर के लिए पहली एपिसोड पॉडकास्ट की उसमें शामिल होने का इरादा किया और मुझे इनवाइट किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इन्हें तो आप सब जानते हैं, इनकी तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने तारुफ ही नहीं कराया। लेकिन तारुफ ये है कि ये रेहान अल्लाह वाला है, और सोशल मीडिया के ऊपर आपने इनकी एक चीज़ तो लाजमी देखी होगी कि ये लोगों को कहते हैं कि मेरे साथ 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स आप ऐड करें। तो मेरी इनसे जो डिस्कशन स्टार्ट हुई थी वो ये हुई थी कि इसका क्या फ़ायदा है 500 बंदों को साथ में ऐड करने का, क्या वो मुझसे क्या सीखेंगे, क्योंकि वो ऐड तो कर लेते हैं उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले में इनसे बात करते हैं।
मैंने इनकी किताब थोड़ी सी पढ़ी, मतलब सरसरी अंदाज में, लेकिन मैंने चूंकि इनसे मिलना था तो मैंने पढ़नी थी, जानना था थोड़ा सा इनके बारे में। उस किताब का नाम है ऐड मी। और फेसबुक पे लोगों को कहते हैं जी ऐड करो मेरे साथ 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स, और फिर देखो कि आप क्या लर्न करते हैं। सो पूछते हैं इनसे मज़ीद ऐड मी के बारे में कि बताएं इस किताब का क्या मकसद था, और 500 बंदे क्यों ऐड किए जाएं, और क्या इसका फ़ायदा है। देखिए, फ़ायदे नुकसान दोनों मैंने किताब में डिफ़ाइन किए हैं। सबको रिकमेंड करूँगा कि वो डाउनलोड करें, और फ्री है, और डाउनलोड करके पढ़ लें। ख़रीदना चाहें ख़रीद के पढ़ लें। जब हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से गुज़रते हैं तो हमारी क्लास में 40 बच्चे होते हैं। उस एक क्लास में 40 बच्चों में से 2 हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं 1 साल में, और 38 में से 8 जो हैं वो नॉर्मल फ्रेंड बन जाते हैं, और शायद 10 ऐसे होंगे जिनका हमें कभी नाम भी नहीं याद रहेगा। लेकिन हमने उनके कपड़े भी देखे हैं, हमने उनकी मुस्कुराहट भी देखी है, हमने उनका चश्मा भी देखा है, उनकी आँखें भी देखी हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी देखी है, और हम उनके शागिर्द होते हैं, हम उनसे सीख रहे होते हैं, लेकिन हमें उनके शायद नाम भी नहीं। याद नहीं रहे होते। यही फ़िलॉसफ़ी है 500 म्यूचुअल फ्रेंड की, कि आपको लगता है कि आप उनसे कुछ नहीं सीख रहे, या वो आपसे इंटरैक्ट नहीं कर रहे, आपसे इनबॉक्स नहीं कर रहे, आपको मैसेज नहीं कर रहे, लेकिन आप उनकी न्यूज़ फ़ीड में हैं और वो आपकी न्यूज़ फ़ीड में है। जब आप कुछ रोश पोस्ट करेंगे, आप कोई चरसी कबाब पोस्ट करेंगे, आप कोई मानसेरा की चीज़ पोस्ट करेंगे, आप कोई इस्लामाबाद की चीज़ पोस्ट करेंगे, तो जो आदमी एस्तोनिया में बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, वो देखेगा कि ये क्या बला है, और उसके कभी उसके सर्कल में टच नहीं करना है उसने। और इसी तरह से जब वो कुछ पोस्ट करेगा तो आप देखेंगे, हो सकता है आप कभी ज़िंदगी में उससे बात भी ना करें। मेरे फेसबुक पे स्टीव वॉज़नियाक होता था, फिर स्टीव वॉज़नियाक ने अपना अकाउंट ही बंद कर दिया। मेरे फेसबुक में, आप पुराने क्योंकि कंप्यूटर यूज़र हैं, एओएल का फाउंडर था, एओएल का फाउंडर स्टीव केस है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है। सीएनएन का मालिक था एक वक्त में वो। वो मेरा दोस्त है, उसकी बीवी मेरी दोस्त है, उसका भाई मेरा दोस्त है, उसका पूरा ख़ानदान मेरा दोस्त है। क्यों दोस्त है? इसलिए कि मुझे उससे दोस्ती करनी थी। तो उसने मुझे ऐड किया, लेकिन थोड़े दिन में मुझे अनफ्रेंड कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर ये जो मेरे दोस्त होते हैं वो मुझे अनफ्रेंड इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो, ये जो सैलाब आता है दोस्तों का, वो उससे डर जाते हैं कि ये क्या मुसीबत में पड़ गया हूँ मैं, और ये क्यों हो रहा है। जब उनको पता चलता है तो मुझे अनफ्रेंड कर देते हैं। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे खुद होता है कि मेरा जो सोशल कैपिटल है वो ख़राब हो जाता है, और मेरा सोशल कैपिटल में डेंट लगना शुरू हो जाता है। मेरा सोशल कैपिटल या नेटवर्क कैपिटल डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, और इसकी मुझे रियलाइजेशन है। लेकिन क्योंकि मैं एक अल्लाह के मांगने वाला हूँ, और मेरा बिलीफ है कि जो हम बांटते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो जब मैं सोशल कैपिटल अपना कम कर रहा हूँ, यानी कि मेरी वजह से आपका कनेक्शन बना, आपका सोशल कैपिटल वर्थ बढ़ गई, तो मेरे पास से जो डिप्लीट हो रहा है, लेकिन आपका तो बढ़ रहा है। तो अब मेरे पास जो कम हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है ही नहीं, वो तो अल्लाह की है। वो मेरा कहीं ना कहीं से सोशल कैपिटल मज़ीद बढ़ा देगा। तो मेरा टारगेट ये होता है कि हम असल में सोशल कैपिटल को ना टॉपिक्स के तौर पे जानते हैं, ना समझते हैं ये क्या बला होती है। इसको दुनिया में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो उसके ऊपर मास्टर्स कराती है, कोई पढ़ाता भी नहीं है, एक नया सब्जेक्ट है। और मैं एक सिस्टम्स एंटरप्रेन्योर हूँ। सिस्टम्स एंटरप्रेन्योर ये होता है कि वो सिस्टम्स क्रिएट करता है एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए, लेकिन वो ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनकी वजह से चेंज आना शुरू हो जाता है, मुआशरती चेंज आना शुरू हो जाता है। आप उसको सोशल इंजीनियरिंग कह लें, आप उसको सोशल जो भी कहना चाहें कह लें, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं अपने मुल्क के लोगों को खामख़ा की गुर्बत से बाहर कैसे निकालूं। और उसके लिए मेरे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं हैं, लेकिन मेरे पास सोशल मीडिया है, मेरे पास उसकी समझ है, तो मैं वो बांटता हूँ। तो मैं बजाय इसके कि हर एक को कहूँ ये लो, अगर मेरे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर होते तो मैं क्या करता कि मैं कहता, फ़हद ये लो 10 लाख डॉलर, तुम एक काम करो, 1 साल के लिए तो दुनिया का घूमने चले जाओ। और ये आज से 120 साल पहले मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आपको इग्नोरेंस ख़त्म करनी है तो दुनिया घूमना शुरू कर दें, तो आपके अंदर से इग्नोरेंस खुद ही ख़त्म हो जाएगी। इग्नोरेंस ख़त्म हो जाएगी, आपके अंदर से जो बायसनेस है वो कम हो जाएगी, आपके अंदर से जो कम्युनिज़म है वो ख़त्म हो जाएगी, कम्युनलिज़म है वो ख़त्म हो जाएगी। जितनी भी आपके बायसेस हैं वो फ़र्क होना शुरू हो जाएंगे। जब आप दुनिया देखेंगे कि लोग कॉकरोच भी खाते हैं, लोग बंदर भी खाते हैं, लोग जो हैं वो मकोड़े भी खाते हैं, ये कैसे लोग हैं? तो हम तो घिन आती है
लेकिन आप 4-5 दिन तक देखते रहते हैं तो घिन ख़त्म हो जाती है, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा उनके कल्चर में अलाउड है। जैसे हम मगज़ खाते हैं, भेजा खाते हैं, अगर कोई गोरा आता है मेरे मुल्क में तो उसके लिए मगज़ मंगाता हूँ, कभी भी नहीं खाता, या एक नवाला खा के छोड़ देता है, हम तो बड़े इंजॉय करके खाते हैं। हमारे अंदर वो बायस नहीं है क्योंकि बचपन से हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है कि ये ख़राब चीज़ है, उसकी ट्रेनिंग हुई है। आप लुइसियाना जाएंगे तो वहाँ पर मेंढकों की टांगें खाई जाती हैं, बड़े शौक से खाई जाती हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं खाता। तो ये हमारी ट्रेनिंग है और उसको तोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि हम बन गए हैं ग्लोबल सिटीज़न, और ग्लोबल सिटीज़न बन नहीं सकते जब तक आप दूसरे को एक्सेप्ट ना करें, बर्दाश्त नहीं, एक्सेप्ट करें कि वो आपसे फ़र्क है। 2 चीज़ें होती हैं। मेरे एक दोस्त ने, मैं अपने फेसबुक पे पोस्ट करता था कि मैं 10 टॉलरेंट लोगों की तलाश में हूँ, मुझे यही लफ्ज़ पता था। तो कहता था ये क्यों तलाश करते हो? मैंने कहा तो अच्छे लोग होते हैं। कहता है अच्छे लोग कैसे होते हैं? मैंने कहा वो तो टॉलरेट करते हैं सबको। कहता है वो एक दिन फटेंगे तो। मैंने कहा यार तो बड़ी अच्छी बात है। की तरह। तो मैंने कहा फिर क्या तलाश करना चाहिए? कहते हैं आपको एक्सेप्ट, ऐसे लोग तलाश करने चाहिए जो दूसरों को एक्सेप्ट करते हो, आप जैसे भी हो। मुझको आप तकलीफ नहीं दे रहे, मेरे माशरे को तकलीफ नहीं दे रहे, तो आप ठीक है। तो अब ये एवोल्यूशन है घूमते हैं का, इल्म का, सीखने का। अब मैं क्योंकि सबको 10 लाख डॉलर नहीं दे सकता कि जाओ दुनिया घूमो, तो मैं कहता हूँ एक काम करो, मेरे 500 दोस्त चोरी कर लो, फेसबुक के ऊपर ही घूमना शुरू कर दो, फेसबुक के ऊपर ट्रैवल शुरू कर दो। आप मानसेरा के एक गांव में रहते हो, कोई बात नहीं, अब आपके दोस्त इस्तोनिया में हैं, मोंटेनेग्रो में हैं, रवांडा में हैं, अमेरिका में हैं, जिनके नाम भी कभी ज़िंदगी में आपके वहम गुमान में भी नहीं आए कि मानसेरा के बाहर भी कोई दुनिया है। मानसेरा से ज़्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं, लगा तुम क्या सब बात करते हैं। वो उस माइंडसेट से नहीं निकलेगा जब तक वो खुद नहीं घूमेगा। तो आज प्लेटो की किसी की किताब में एक गार वालों की कहानी है, अगर आपने नहीं सुनी तो ज़रूर सुनिएगा, कि सोक्रेटिस की कहानी है। 2500 साल पहले भी वो बता रहा है कि जो एक इंसानों की नस्ल थी जो सिर्फ गारों में रहती थी, कभी उन्होंने ज़िंदगी में रोशनी नहीं देखी थी। तो एक आदमी गलती से उस गार से 4-5 जनरेशन के बाद बाहर निकल गया। तो बाहर गया तो उसको कुछ नज़र भी नहीं आता था, देख भी नहीं सकता था। थोड़े दिन के बाद उसको आदत हो गई कि यार यही रोशनी है, असल तो चीज़ ये है। वो वापस जाता है कि जी बाहर निकलो रोशनी है, तो उसको मार देते हैं क्योंकि उन्होंने कभी रोशनी नहीं देखी होती, तो वो उसको मार देते। ये आज की कहानी नहीं है, ये 2500 साल पुरानी कहानी। जब मैंने ये पहली दफ़ा कहानी सुनी तो मैंने अपना सर पकड़ लिया कि यार मैं भी एग्जैक्टली उसी तरह का आदमी हूँ जो गलती से बाहर चला गया। तो फिर सोक्रात ने समझाया कि समझाना कैसे है। उसने कहा किसी को नहीं बताना है, किसी को लाइट के बारे में नहीं बताना है, सवाल करना है। जब आप सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, तो वो आपसे खुद आपको जवाब देगा। फिर आपने अगला सवाल करना है, फिर आपने अगला सवाल करना है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने उस ग्राउंड पे पहुंच जाएगा जहां उसकी रूट थी, उसको वो जवाब ही नहीं मिलेगा। फिर आप उसको बताएं अच्छा क्या ख्याल है इसके बारे में, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपके ख्याल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक आसान तरीका, जिस फॉर्मूला को ज़्यादातर, मुझे पता है कि हर एक का अपना एक तरीक़ाकार है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, किसी को अकेले रहना पड़ता है, किसी को जंगलों में जाना पड़ता है, किसी को बयाबान में, किसी को गार में जाके तलाश करना पड़ता है अपने आप को। तो आपके ख्याल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या तरीका है, या ये बहुत अर्ली है बहुत इंसानों के लिए? पाकिस्तानियों के लिए अर्ली है। पहले उन्हें वो उस हद तक खुशहाल होना है जहाँ पे वो अपने आप को मैं भी पाने सेल्फ की। एक्चुअलाइजेशन कराना चाहता था लोगों को, लेकिन जैसे कि हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि आप चाहते थे कि लोग वर्डप्रेस के अंदर सुपर एक्सपर्ट हो जाएं। प्रॉब्लम यह है कि वो ABCD नहीं आती नहीं उनको। आती। तो हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट पैनाडोल और डिस्प्रिन की है, हम उनको कीमोथेरेपी कराना चाहते हैं जी। तो जब तक वो उनका सर का दर्द नहीं, जब जिस आदमी के सर में दर्द हो रहा हो आप उसको लाख समझाते रहें तो वो समझ ही कुछ नहीं आनी है। तो आपने पहले उसको पैनाडोल देनी है, डिस्प्रिन देनी है, रिलैक्स करना है, पेट भरना है, बीवी देनी है, बच्चे देने हैं, दोस्त देने हैं, घर के कंफर्ट से चू चू चा 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 ख़त्म करानी है, ट्रैफिक जैम ख़त्म करना है। अब वो सेल्फ बिल्कुल, अब वो जंगल बयाबान में जा सकता है क्योंकि अब जंगल बयाबान में वो अफोर्ड कर सकता है जाना, पहले तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था जाना। जी। बीवी बच्चों ने शोर करना है, घर वालों ने शोर करना है, गाड़ी नहीं है, हज नहीं कराया, उम्रा नहीं कराया, ची ची पापा, जब तक ख़त्म नहीं होगी आप भूल जाएं कि आप जंगल में जा सकते हैं। या तो आप बुधा थे ना, बुधा भी बादशाह के बेटे थे।
तब निकले सेल्फ वरना नहीं एक्चुअलाइजेशन निकल के लिए, सकते थे ना, कि घर में रोला पड़ा हुआ है, आप जा रहे हैं कि जी मैं तभी self लाइट मिली actualization- तब। बिल्कुल तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी इकोनॉमिक्स जब तक नहीं ठीक होगी, जब तक आप उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते जिसमें हम खामखाए में फंसे हुए हैं। अच्छे अच्छे ख्यालात भरे पेट के साथ आते हैं, नहीं, ख्यालात तो पहले भी आ रहे होते हैं, लेकिन उस लेकिन पर अच्छे एक्शन नहीं होते ले हो। सकते। अच्छा, आप एक्शन इसलिए नहीं ले सकते कि यार मिसाल के तौर पे एक गरीब आदमी है, वो कहते हैं जी मैं एंटरप्रेन्योर बन जाता हूँ। भाई एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी थोड़ा सा थोड़ा मतलब, वो आलू बेचेगा तो कल से आमदनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो करीम बनाएगा तो आमदनी तो, ट्विटर बना लेगा तो 10 साल में आमदनी नहीं होगी। तो आमदनी के साइकिल है ना, तो इसलिए उसको वो काम करना चाहिए जिससे कल से आमदनी शुरू हो जाए। फ्रीलांसर बन जाए, ऑनलाइन काम शुरू कर दे आज के ज़माने में, तो वो कल से आमदनी शुरू हो सकती है, 1 महीने में आमदनी शुरू हो सकती है। ना कि ये कि मैं करीम बनाऊंगा, ऊबर बनाऊंगा, दुनिया बदलूंगा। बदले, लेकिन जब बदले जब पहले घर बदल चुका हो। तो खुशहाली का आपके ख्याल में आगाज़, इंसान की खुशहाली का आगाज़ कब शुरू होता है आपके ख्याल में? इंसानी की खुशहाली का आगाज़ जब शुरू होता है जब वो सोच ले कि मैं खुशहाल हूँ। वो खुश है या खुशहाल है? क्योंकि खुशहाल मेरे नज़दीक बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन खुश होना, हाल में जो खुश है जी, वो जो खुशहाल है। हाल में खुश है वो खुशहाल जो है। प्रेजेंट में खुश है, हाल इज़ प्रेजेंट, जी, जिसी भी हाल में हो वो खुश है। क्योंकि देयर इज़ नो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ना प्रेजेंट में नहीं रहते, हम या तो फ्यूचर में रहते हैं या पास्ट में रहते हैं। जो भी हाल में खुश है वो खुशहाल है, वही खुशहाल है। क्योंकि जो भी हो रहा है वो सब टेम्परेरी है। आज है नहीं है, मर जाए, दौलत है नहीं है, सब टेम्परेरी है। शोर है, आप 1 घंटा हंस नहीं सकते, अब 1 घंटा रो नहीं सकते। हम सब टेम्परेरी फेज़ में। अल्लाह के रसूल ने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपकी ज़िंदगी ऐसी है जैसे कि आप साए के नीचे सफ़र में लेटे हुए हैं, थोड़ी देर के बाद आँख खुल जाएगी, आगे चले जाना है। या ऐसी है कि आपने समंदर में उंगली डाली, बाहर निकाली, ये ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है। लेकिन उस छोटी, जब कर्ब में गुजर रहे होते हैं उस वक्त बहुत पेन हो रहा होता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, और उस ना करने वाले बर्दाश्त के टाइम को हम सफ़रिंग समझने लगते हैं। सफ़रिंग नहीं होती, वो ग्रोथ हो रही होती है। कुछ अंग्रेजी का सफ़र है और कुछ उर्दू का सफ़र। अच्छा, तो इस सफ़र में खुशहाली के लिए, खुशहाली मतलब ज़ाहिर बात है हर बंदा खुशहाल नहीं है, तो कोई भी खुशहाल नहीं कोई है। भी खुशहाल नहीं है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। हमने एक मजमून पढ़ा था और वो बड़ा ही खूबसूरत मजमून था उर्दू में, किसी बड़े अच्छे ऑथर का था, मुझे याद नहीं उनका नाम क्या था, 10वीं की किताब में था। तो हर बंदा एक नई परेशानी में था, किसी को अपने बच्चे की फिक्र थी, किसी के गुर्दे ख़राब थे, किसी का कोई प्रॉब्लम चल रहा था। तो आप जिससे खुश वही है जिससे आपने बात की और उसने आपको कुछ बताया नहीं है अपने बारे में, तो खुश वही है जिसे आप मिले नहीं है अभी। तो आपके ख्याल में खुशहाली आने का पहला पहला स्टेप क्या है इंसान के लिए? क्योंकि आप दिमाग की खुशी की भी स्टडी रखते हैं, शौक़ रखते हैं, तो मुझे जो एक चीज़ मिली है, वो जो समझ आई है, वो ये है कि हम 2 इंसान हैं। हम एक आदत हैं और हम एक सोचने वाले इंसान हैं। जो आदत वाला इंसान है वो सबकॉन्शियस ब्रेन है, और जो हम हैं, जो सोच समझ सकते हैं, वो कॉन्शियस ब्रेन है। हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है वो सब कॉन्शियस ब्रेन के सामने 1% है, 99% सब कॉन्शियस ब्रेन है। ताकतवर उसके पास है, मसल उसके पास है, हाथी जैसा है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसको कंट्रोल करने की जो टेक्निक मुझे मिली है उसको मेडिटेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में ध्यान देना कहते हैं। जो कि हम बचपन से सुनते तो हैं, ये ध्यान दो, लेकिन ये किसी ने नहीं समझाया था कि ध्यान कैसे देते हैं। तो जिस दिन मुझे ये समझ में आना शुरू हुआ कि ये ध्यान कैसे देते हैं, उसके बाद से मैंने ध्यान देना सीखना शुरू कर दिया और दूसरों को भी सिखाना शुरू कर दिया कि सबसे पहले आपने अपने साथ 5 मिनट मेडिटेशन करनी है। यही मेडिटेशन नमाज में भी है, यही मेडिटेशन मेरे ख़्याल में गार हिरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। यही मेडिटेशन आपको रात को अल्लाह के सामने रोने को भी कहती है कि फ़ोकस करो अपने सबकॉन्शियस की आदतों को कंट्रोल करोगे। अब वो तुम्हें कहेगा नाक के नमाज के दौरान कि मुंह पे मक्खी बैठी है, खुजली हो रही है, सर खुजाना है, आपने नहीं करना है। आपने अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना है कि मुझे खुजली हो रही है, होने दो, मैंने नहीं खुजाना है। मुझे याद आ रहा है, वापस ले आओ दिमाग को। मुझे ये काम है, वापस ले आओ दिमाग को। फोकस करो उस पे जिस पे प्रेजेंट हो, हाल में हो जाओ। जैसे ही आप हाल में आना शुरू होंगे, फिर आप ये रियलाइज़ करेंगे कि हर चीज़ टेम्परेरी है। तो जब हर चीज़ टेम्परेरी है
गम है, खुशी है, तो आप इमोशंस के अंदर गिवन नहीं करेंगे। जो सब कॉन्शियस है वो आदतन आपको इमोशन देता है, उसके पास हार्मोन्स का पावरफुल बम है। वो आपको एस्ट्रोजन देगा, वो आपको टेस्टोस्टेरोन देगा, वो आपको डिफरेंट हार्मोन्स देगा और उसके ज़रिए आपको कंट्रोल कर लेगा। एक लड़की सामने से गुजरेगी, अच्छे कपड़े पहनी हुई है, आपको हार्मोन का इंजेक्शन लगेगा, आप कहेंगे ओह, तो सब कॉन्शियस ऑन हो जाएगा, कॉन्शियस बंद हो जाएगा। अब आप ड्रग्ड हैं, अब आप अपनी हालत में ही नहीं हैं, अब आप बिल्कुल जैसे जैसे शराब में धोते हैं, तो अब आप नशे की हालत में, अब आप खुद बंद हो गए। जैसे मैंने कहा दो हैं, तो आपका जो कॉन्शियस है वो बंद हो गया, सब कॉन्शियस ऑन हो गया। लेकिन एवरीथिंग इज टेम्परेरी। अगर आप 20 मिनट तक कंट्रोल कर लें और मेडिटेशन मोड में चले जाएं, तो वो जो आपकी हालत थी उस लड़की को खूबसूरत समझने की, वो वापस नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि अब हार्मोन का इंजेक्शन ख़त्म कर चुका है काम। फिर आपको भूख लग रही है, अब आप पागल हो रहे हैं, भूख से पागल हो रहे हैं, वहशी हो रहे हैं। वहशी हो रहे हैं क्या मतलब? इसलिए कि आपका जो वहशियाना ब्रेन, जिसको लिम्बिक ब्रेन कहते हैं, वो ऑन हो गया है। अब आप फिर आप नहीं हैं, भूख में पागल हो रहे हैं, तो अब क्या करें? 20 मिनट सब्र कर लें। जैसे ही आप 20 मिनट सब्र करेंगे, वो फिर इंजेक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इंजेक्शन लगाया जा रहा है, दिमाग हार्मोन का इंजेक्शन, डिफरेंट हार्मोन का इंजेक्शन दिया जा रहा है। अब आप फिर कंट्रोल से बाहर हो गए। इसी तरीके से भूख, शहवत, गुस्सा, गुस्से में आ गए, कुछ हो जाए, गुस्से की हालत में 20 से 30 मिनट तक हिलना नहीं है, बैठे जाओ यूं करके। हुजूर कहते हैं कि बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो जी, लेट मैं जाओ, यही तो चलना शुरू कर कर दो, दो, आधे घंटे की वॉक पे चले जाएं अपनी किसी। हालत को तब्दील करें। हाँ, अगर आपको क्यों, उस हालत को तब्दील करने से जो हार्मोन का इंजेक्शन है गुस्से का, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर ये बातें हम समझ लें, तो हम हाल में खुश होना शुरू हो जाएंगे। अब हम बन जाएंगे खुशहाल। लेकिन जब, क्योंकि हम कंट्रोल्ड हैं, हमें यही भी नहीं पता कि हम कंट्रोल, लेकिन हम कंट्रोल, अपनी इमोशन से कंट्रोल हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल कर लेती हैं और हम अपना कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं, चाहे वो हमारा अपना सबकॉन्शियस ब्रेन हो या किसी और को। एक आदमी ने गाली दी, हम पागल हो गए। अरे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि आपने अपनी ज़िंदगी का पूरा रिमोट कंट्रोल किसी और को दे किसी को दिया, दे दिया। तो आप तो आज़ाद ही नहीं है। तो हम आज़ाद ही नहीं हैं। और इस वक्त ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि ये बात का समझ नहीं है इस तरह से जैसे मैंने समझाया, क्योंकि मुझे खुद बहुत, किसी ने नहीं समझाया था, मुझे बहुत स्टडी करना पड़ा, समझना पड़ा कि दिमाग ऐसे क्यों है। और अभी भी मैं शायद अशर वशीर भी नहीं जानता हूँ, शायद मैंने बहुत सारे हार्मोन्स के नाम गलत लिए हों, समझ हो, लेकिन मैंने अपना तजुर्बा डिफ़ाइन किया है कि ये मैंने एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें, और ये आप आराम से इनसे गुजर सकते हैं। और आराम से इसलिए नहीं क्योंकि शुरू में पेन होगा, हर ग्रोथ का के लिए अंदर तकलीफ। पेन होता है। जी हाँ, स्ट्रेस प्लस रेस्ट फॉर ग्रोथ। क्योंकि जितने भी एथलीट्स हैं जिनसे मैं मिला हूँ और जिनकी बारे में मैंने किताबें पढ़ी हैं, तो वो ये कहते हैं कि ग्रोथ के लिए स्ट्रेस प्लस रेस्ट। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आप जिम जाते हैं तो पहले आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपके मसल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन फिर आपकी बॉडी में वो सिस्टम ट्रिगर होता है जब आप रेस्ट करते हैं, जिसमें उनको बिल्ड किया जाता है, और जो चीज़ टूटती है वो अगली दफ़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल बनती है, अगले दिन फिर वही होता है। और इसी तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ स्ट्रेस के साथ रेस्ट जब आपको मिलता है तो आपकी ग्रोथ होती है। और मेरे ख्याल से तकलीफ भी शायद इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी ग्रोथ हो, या तकलीफ जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि खामखा होनी है, इसका कोई पर्पज़ नहीं है। आपका क्या ख्याल है? पेन पेन, जिसको हम जी कहते जी। हैं, वो इंडिकेटर है कि आप ग्रो कर रहे हैं। और फ़र्ज़ करें कि आपका पेन जो है बहुत ज़्यादा है लाइफ में, तो क्या उस दौरान भी आपकी ग्रोथ हो रही है या आप थक रहे हैं जस्ट पेन के साथ? ज़्यादा और कम रिलेटिव है। किसी को 2 चमचे चीनी चाहिए चाय में, किसी को 10 चमचे चाहिए, किसी को आधे चमचे चाहिए। ये तो आपने प्रोग्राम किया हुआ है अपने आप को कि मेरी मीठी का मतलब होता है 5 चमचे चीनी। तो ये पेन जिसको आप ज़्यादा या कम कहते हैं, एक आदमी जिसको मेडिटेशन की आदत है, वो 4 घंटे बैठा है, वो हिल ही नहीं रहा, उसको कुछ हो ही नहीं रहा, पेन ही नहीं हो रहा। और जिसने कभी ज़िंदगी में मेडिटेशन नहीं करी, आप उससे 2 मिनट करा लें, वो उसको लगेगा मैं फटने वाला हूँ, मर जाऊँगा अभी। तो पेन की कमी, मतलब इंसान जितने भी हैं पेन वो इज़ अ सिग्नल, सिग्नल। यानी इट्स नॉट इवन रियल, इट्स एन इंडिकेटर कि कुछ हो रहा है। जी तो जी जी। अगर फॉर एग्जांपल मेरा हाथ जल रहा है, तो आपको नज़र आ रहा है कि हाथ जल रहा है, तो आप हाथ जलने से बचा लें। लेकिन मतलब फिजिकल पेन है, इमोशनल पेन जितने हैं जी। वो तो है ही नहीं, वो तो सब फेक है।
देयर इज़ नो सच थिंग एज इमोशनल पेन। जैसे मैंने हार्मोन्स की सिर्फ और सिर्फ, जैसे ही मैंने आपको दोबारा समझाता हूँ, मेरे ख्याल में 20 मिनट के लिए आपको एक इंजेक्शन लगाता है दिमाग पेन का। अब आप अगर उसको 20 मिनट तक बर्दाश्त कर लें तो वो कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन आप बर्दाश्त करने के बजाय और सोचें तो सेकंड इंजेक्शन आ जाता है। तो अब अगर आपने 5 मिनट बाद फिर सोचा है फलाने का इंतकाल हो गया है, अब वो 25 मिनट हो गया। फिर 5 मिनट गुजरे, फिर आपने बर्दाश्त नहीं किया, फिर एक और इंजेक्शन लग गया तो अब 30 मिनट हो गया। कुछ लोग सारी जिंदगी उससे साइकिल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे होते। तो मेडिटेशन हेल्प्स यू ब्रेक दैट साइकिल एंड डू अ सर्जरी ऑन योर ओन माइंड। माइंड इज नॉट अ फिजिकल थिंग, इट्स अ सॉफ्टवेयर। आप रिकोड कर सकते हैं माइंड को। तो माइंड एंड ब्रेन में यही फ़र्क है कि ब्रेन इज़ हार्डवायर्ड और आप हार्डवायरिंग चेंज कर सकते हैं। और जो ब्रूस लिप्टन की जो सारी थ्योरी है एपिजेनेटिक्स की, वो तो कहते हैं जेनेटिक प्रोग्रामिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। आप अपना जेनेटिक कोड रीराइट कर सकते हैं। मैं तो नहीं हुआ ब्रूस लिप्टन, लेकिन दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। यूजेनिक्स बेसिकली यही है, करचे उसके क्या वो अच्छा है या बुरा है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ठीक है जी, इंसान की ग्रोथ के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और पेन की जहाँ तक आपने बात की, तो मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने दिमाग की तस्वीरें खींची। तो इमोशनल पेन और फिज़िकल पेन को दिमाग बिल्कुल एक तरह से रजिस्टर करता है। बिल्कुल अजीब सी बात है कि आपकी कलाई टूटना या आपके किसी प्यारे का मर जाना, ये दिमाग कलाई के टूटने का सोचना भी सेम है जी। तो इमोशनल पेन दिमाग बिल्कुल एक तरह से रजिस्टर करता है, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। अब इस पेन को मैं समझता हूँ कि देयर इज़ नो पेन, देन इफ़ देयर इज़ नो पेन देयर इज़ नो गेन। लेकिन वो मैंने बताया ना कि अगर आप पेन ही की लूप में फंसे हुए हैं तो आप ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है, आप जस्ट पेन बर्दाश्त कर रहे हैं। तो उस पेन को कम करने का एक तरीका तो आपने ये बताया कि आप मेडिटेशन करें, अगर आप रिलीजियस हैं नमाज पढ़ें, रेस्ट करें, स्ट्रेस के बाद रेस्ट आपको चाहिए। इसके अलावा आपके ख्याल में कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, इस तरह की स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, पेन को मैनेज कर सकते हैं? मुझे तो और नहीं मालूम, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से वही वॉक वाली बात जो जिस पे मैंने रिसेंटली बात भी की, वॉक, अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करना, नॉइज़ लेवल्स को चेंज कर देना। पहाड़ों में है तो मैदानों में चले जाएं, मैदानों में है तो जंगलों में चले जाएं, कहीं चले जाएं, अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करें। अच्छा, मेरे ख्याल में इंसान जितने भी हैं वो अपनी इन्वायरमेंट की प्रोडक्ट हैं। कोई कराची में रहा है तो उसका जहन मुख्तलिफ होगा, कोई पहाड़ों में नॉर्थ में रहा है तो उसका जहन मुख्तलिफ होगा। अब एक बंदा जो कि कंडीशन हो चुका है अपनी इन्वायरमेंट से, वो एक ख़ास अंदाज में सोचता है, और वो सोच अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है, वो जेन्युइन भी हो सकता है, उसने बहुत सारी फेक चीज़ें भी सीखी हो सकती हैं। ये उसकी इन्वायरमेंट का कसूर है मेरी नज़र में, ये उसका ज़ाती कसूर नहीं है, क्योंकि इंसान की अच्छाई और बुराई रिलेटिव है। लाइक हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई मौजूद है। जिस चीज़ को वो फीड करेगा वो बढ़ जाएगी। मॉन्स्टर को आप फीड करेंगे तो वो बढ़ जाएगा और वो आपकी अच्छाई को खा जाएगा, जबकि अगर आप उसको कमज़ोर रखेंगे तो अच्छाई आपकी बढ़ती जाएगी और उस पर काबू पा लेगी। तो आपके ख्याल में अब मैं ये समझता हूँ इस बारे में, इंसान के बारे में, कि अच्छाई और बुराई का मजमूआ है हर इंसान। आप क्या समझते हैं कि इंसान की ग्रोथ में अच्छाई और बुराई, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी किस हद तक ज़रूरी है? इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरे नज़दीक कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी नहीं होती। ये देखने वाले की आंख होती है और उसका बायस होता है और उसका इल्म होता है कि जिसको वो ख़राब और अच्छा कहता है। हर मुसलमान हिंदू को बुरा या यहूदी को बुरा, और हर हिंदू जो है वो समझता है कि पाकिस्तान में गड़बड़ लोग रहते हैं। तो ये बायसनेस होती है जो इल्म दिया गया, जैसे आपने कहा कि माहौल ने ट्रेनिंग कर दी। तो अब एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग की इर्तिका हो रही है, हम एक नए डायमेंशन में एंटर कर रहे हैं। पूरी इंसानियत, सिर्फ 100 मिलियन लोग थे 1900 सदी में, आज 8 बिलियन हो गए। तो इंसान की ग्रोथ, और फिर पॉवर्टी कम होती जा रही है, एजुकेशन बढ़ती जा रही है, गुर्बत कम होती जा रही है। एज अ ह्यूमैनिटी वी आर एंटरिंग इनटू अ फिनोमिनल अबंडेंस टाइम, राइट? फिनोमिनल टाइम। आई मीन, जिसने किताब अबंडेंस नहीं पढ़ी ज़रूर पढ़नी चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम जिस वी लिव इन। उसको हमने खामखा में स्ट्रेसफुल बनाया हुआ है और उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अबंडेंस इतनी है, लेकिन उस अबंडेंस की अवेयरनेस मिसिंग है। एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी एल्स टू डू, कि अबंडेंस मौजूद है, लेकिन आप, जैसे दरिया बह रहा है पानी में,
और कोने पे बैठ के हम प्यासे बैठे हैं। ये हाल है इस वक्त तो हमारा। उस एबंडेंस को किस तरह से टैप किया जाए? अब हमारे मुल्क में देखें, हर सोशो इकोनॉमिकल सर्कल के लोग मौजूद हैं। एक ऐसा बंदा भी मौजूद है जो दिन में 300 रुपये कमाता है, ऐसा है जो कि 2000 कमाता है दिहाड़ी में या कुछ इस तरह से, और बाज़ औक़ात वो भूखा भी रहता है। बाज़ बंदों को ये फ़िक्र भी होती है कि कल मैंने अगर दिहाड़ी ना लगाई तो मेरे तो बच्चे भूखे मरेंगे। अब उन बंदों के सोशल स्टेटस को किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए जो कि सिर्फ खाने के चक्कर में मसरूफ़ है? क्या वो अपनी उस जनरेशन को, अपनी ही जनरेशन को इम्प्रूव कर सकता है, या उसको अपने आपको भूल जाना चाहिए, उसको सिर्फ अपने बच्चों पे फोकस करना चाहिए कि चलो मैं तो तकलीफ़ में हूँ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं दिहाड़ी लगा रहा हूँ? उस बंदे को क्या करना चाहिए अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए? क्या करे वो? मेरा बिलीफ है कि 2030 तक हम $12,000 पर कैपिटा पे पहुंच जाएंगे, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है ये पूरे बात? पाकिस्तान के। मेरा और बिलीफ ये है किस ये। तरह से हम अचीव करेंगे ये चीज़? बिलीफ तो बिलीफ होता है, जी, जी। किस तरह का पता नहीं। जैसे ये बिलीफ मिसाल है के या तौर फेथ पे है? दोनों है। दोनों है। फेथ भी है, उसके लिए कोशिश भी है। जैसे मिसाल के तौर पे बिलीफ है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, उसके लिए कोशिश भी करनी है कि भाई ये गड़बड़ काम नहीं करने, ये काम करने हैं। तो बिलीफ है, कोशिश भी है, प्रैक्टिस भी है। अच्छा। तो मैं तो एज अ तीनों चीज़ें कर रहा हूँ। मेरा बिलीफ भी है, उसके लिए मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, और मेरा ये बिलीफ है कि कल मैं मर भी जाऊँ तो भी हो जाएगा। हाँ, अच्छा यहाँ पे और सॉरी मैं जी, इंटरप्ट कर जी। रहा हूँ, लेकिन अगर मैं काम करता रहूँ तो शायद 2030 से पहले हो जाए। और उसका फ़ायदा ये होगा कि कम लोग ज़्यादा लोग कम टाइम में अमीर हो जाएंगे या आमदनी हासिल करेंगे। अब कैसे होगा? एक बहुत बड़ा जो गेम चेंजर हुआ है वो है मोबाइल फ़ोन और है इंटरनेट। सर्वेज रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं कि जिस इलाके में एक स्टूपिड फ़ोन आ जाता है विदाउट स्मार्टनेस, 10 लोग गुर्बत से बाहर आ जाते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जहाँ स्मार्टफोन आ जाता है वहाँ पे 50 से 100 लोग गुर्बत से कम होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि अब उनकी कनेक्शन बढ़ना शुरू हो रहे हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप में शामिल होना शुरू हो जाते हैं, फेसबुक टिकटॉक पे आना शुरू हो जाते हैं। वो अपने उस छोटे से बबल जिसमें 150 लोग रहते थे गांव में, उससे बाहर आना शुरू होते हैं। तो उनकी अवेयरनेस का लेवल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अब एक गांव का एक लड़का है, बच्चा है, नौजवान है, औरत है, मर्द है, जो भी है, वो 150 लोगों से ज़्यादा कभी नहीं मिलता था आज से 120 साल पहले। नहीं, 120 की क्या बात करते हैं? मैं आपके सामने बैठा आज हूँ। भी बहुत हमारे सारे हैं। गाँव में जिसमें मैं पैदा हुआ था, 300 घर थे टोटल। तो मैं लिटरली 300 घरों को जानता था जिनको हम पर्सनली जानते थे। ठीक है। अभी उसी गाँव में इतने घर हैं कि मैं 90% लोगों को नहीं जानता जो दूसरे इलाकों से ज़लज़ले के बाद आए। और या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब मैंने खुद अपनी आँखों से ये देखा है। और मेरा वो सर्कल वसी इसलिए था कि मैं रेडियो को सुनता था, टीवी को देखता था, फिर लोगों से मिलता था। मेरे पेरेंट्स मुझे मतलब दूसरे शहरों में लेके जाते थे, इस्लामाबाद, लाहौर, और हम लोग मतलब चूँकि एक्सपोजर ज़्यादा था। फाइनेंशियली बेहतर थे, तो मैं मतलब 8 साल का था तो मैं कराची आया, मैंने कराची को देखा। यहाँ पे मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कंप्यूटर कोर्सेज़ के बारे में सुना कि लोग फॉक्स प्रो और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो मैंने जाके अपने शहर में चेक किया कि, और मुझे पता चला कि मेरे जानने वाले फैमिली फ्रेंड्स का अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, और मैंने वहाँ से स्टार्ट कर लिया। दैट वाज़ लाइक ईयर 1995, और मैं था कोई 9 साल का। तो मुझे लाइक वो अपॉर्चुनिटी इस वजह से मिली कि मुझे पता था कि मैंने कराची में लोगों को कंप्यूटर के ऊपर प्रिंट पेपर निकालते हुए देखा है और अच्छे-अच्छे फ़ॉन्ट्स में लिखता हुआ देखा है। और वो एक्सपोज़र जो था मेरा ट्रैवलिंग की वजह से, उसने मुझे ये चीज़ सिखाई कि मुझे भी ये चीज़ सीखनी है। और उसकी वजह से अब मेरी लाइफ़ का वो जर्नी स्टार्ट हुआ, जहाँ जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा आपसे इस मौजू पे बात कर रहा हूँ। शायद वो उस तरह ना हो सकता अगर मैं अपने गाँव से ना निकलता और दूसरे शहर ना जाता, एक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, जिसमें हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने के लिए आते हैं। मैं घूमने फिरने आया था, लेकिन स्टिल मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, और उसकी वजह से मैं मतलब अपना काम भी अच्छा कर सका, पढ़ाई भी अच्छी कर सका। और उसकी वजह से मुझे बिल गेट्स का पता चला कि भई इस नाम का भी एक बंदा है जो कि बिलियनर है, जिसने टेक्नोलॉजी से सारा कुछ बनाया, वो हर बंदे के घर में कंप्यूटर पहुँचाना चाहता है। मैंने कहा मेरे घर में तो नहीं है। फिर मैंने उसके लिए कोशिश शुरू कर दी कि भई अब मेरे घर में किस तरह से आएगा। तो मैंने वो चीज़ें सीखी, और मेरे अब्बू को पता चला कि ये बड़ा शौक रखता है, और मैं यूनिवर्सिटी में गया तो पहले दूसरे सेमेस्टर में उन्होंने मुझे कंप्यूटर लेके दिया। तो लाइक इट वाज़ 29,400 रुपीज़ एट दैट टाइम। इट वाज़ अ लॉट ऑफ मनी बैक इन 2001 आई गेस। और वो पेंटियम 4 था, और ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट।
और मुझे कहते हैं कि इसका तुम करोगे क्या? मैंने कहा जी 1-2 हफ्ते बाद आपको बताऊंगा। तो वो 1-2 हफ्ते तो नहीं लगे, मुझे तकरीबन 3 से 4 महीने लगे थे, क्योंकि जिस जगह पे मैं कंप्यूटर रखा हुआ था वहाँ पे प्रॉपरली काम करने की भी जगह नहीं थी, एनवायरनमेंट नहीं थी। तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे लाइक आई वाज एबल टू मेक पाकिस्तानी, उस ज़माने में कोई 50 रुपए का था या 55 रुपए का था डॉलर। तो मैंने कोई 8,000 रुपये 2 हफ्ते में कमा के घर में जब लाए, अच्छा अब मेरे घर वाले परेशान हो गए, ये पैसे इसने इतने ज़्यादा कमाए कहाँ से हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। फिर उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की कि किस तरह से कमाते हैं, मुझसे पूछा। और मैं यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में था या दूसरे में था, और बैक इन 2002 या 1 जब मैं बात कर रहा हूँ तब की, वहाँ उस वक्त ये था, ये कोई 18 साल पुरानी बात है या 19 साल पुरानी बात है। तो उस वक्त मुझे उन्होंने लाइक बड़ा अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा है, सारा कुछ है, लेकिन अपनी पढ़ाई करो ना स्टिल, कि पढ़ाई पे फोकस करो, ये चीज़ें टेम्पररी हैं, हवाई रोज़ी है या इस तरह से कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको नहीं पता था। और मैंने अपने एक रिलेटिव है उनको कहा, तो उन्होंने, चूँकि वो समझते थे फ्रीलांसिंग, तो मुझे उन्होंने मजाक में कहा कि दूसरों के सामने जब मैंने कहा जी फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो कहते फ्री में काम करते हो, क्योंकि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी आज से 20-22 साल पहले लोगों की कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। अभी मैं आज हमारा जिस तवसत से मुलाकात हुई, एक फ्रीलांसिंग फेस्टिवल था जिसकी वजह से हमारी मुलाकात हुई, और ऐसे कई हो रहे हैं हर कोने कोने में पाकिस्तान के। और छोटे छोटे बच्चे लाइक 16 साल के 14 साल के, दे आर मेकिंग लाइक $2,000 अ मंथ, जबकि हमारे वक्त में ऐसा कुछ नहीं था, हम डायल अप पे काम कर रहे थे और वी कुड बेरली मेक लाइक $50 अ वीक और सो। लेकिन वो एक इंस्पिरेशन थी, वो हमारा एक जर्नी बहुत लंबा था। और जिस तरह से भी आपने एक और पॉडकास्ट में तज़किरा किया कि वो जर्नी मेरे जैसे बंदे का जो 22 साल का है, वो आजकल के यंग लोगों का 3 से 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उनके पास फर्दर ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा वक्त है। तो मेरा अब अगला जो सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ग्रोथ को एक्सपेडाइट करना है, ज़ाहिर बात है हमने 2030 तक $12,000 पे लेके जाना है ना हर पाकिस्तानी को। तो उस ग्रोथ को एक्सपेडाइट, अब हमारे पास साल भी कम है, 8 साल रहते हैं, तो उस 8 साल में हम किस तरह से इस लेवल पे जाएंगे? मतलब ये एक दीवाने का ख्वाब क्यों नहीं दिखता हमें? और अगर दीवाने का ख्वाब नहीं है तो हम उस ख्वाब को किस तरह से अचीव करेंगे? सही है। जैसे कि मैंने कहा कि हम जिस ज़माने में रह रहे हैं वहाँ पर कॉन्स्टेंटली लेफ़्ट एंड राइट इल्म का दरिया बह रहा है और हम प्यासे हैं। तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, दरिया के कोने के ऊपर मटका और ग्लास की दुकान बनाने की ज़रूरत है। यानी लोगों को सिर्फ उस दरिया से पानी निकाल के अपनी प्यास बुझाना सिखाना है, और वो दरिया यूट्यूब पे है, गूगल पर है, दैट्स ऑल। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो वो अपनी प्यास खुद बुझा सकता है। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत अब बची नहीं, क्योंकि दरिया बह रहा है, सिर्फ उसको पता नहीं है कि दरिया है। एक दूसरा, उससे उसके पास टेक्निक नहीं आ रही कि मैं दरिया से अगर मैंने डोंगा डाला या तो मैं बह ही ना जाऊं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इतना काम उसके लिए करना है कि बेटा ये दरिया बह रहा है, इससे ऐसे पानी निकालना है, दैट्स इट। और ये काम आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। जिस दिन ये मैस स्केल में या कोई भी वायरल वीडियो, चाहे वो मलका की हो, चाहे वो किसी टिकटॉकर की हो, चाहे वो जैसे फॉर एग्जांपल चाय वाला मशहूर हो गया, या जिस तरह से पार्टी हो रही है मशहूर हो गया, जिस दिन ये मशहूर हो गया तो उस दिन ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और ये आपको भी मालूम है या नहीं मालूम है, किसी भी दिन हो सकता है, यानी कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, और 5 साल बाद भी हो सकता है। हमने क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है वायरलिटी की। और सबको मालूम है वायरल क्रिएटर्स के लिए कि किसी को नहीं मालूम कि वायरल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो जिनको मालूम है, अगर वो ये काम कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। या जिनको, जैसे मेरे जैसे को लोगों नहीं मालूम कि वायरल कंटेंट कैसे क्रिएट करा जाता है, तो वो करते रहें, एक दिन पहुंच जाएंगे। और जिस दिन हो गया उस दिन सिर्फ डोंगा लेके, पानी का रश बहुत है, ताकत बहुत है, उस पानी में से अगर हम डाला तो हम बह जाते हैं। अक्सर लोग यूट्यूब पे जाके बह जाते हैं, उनको निकालना ही नहीं आ रहा होता। तो वो सिखाना बस। और ये वजह है कि अगर आप 4 साल पुराना टाइम देख लें तो ब्रॉडबैंड नहीं था, मोबाइल इंटरनेट नहीं था, स्मार्टफोन महंगा था, व्हाट्सएप नहीं था, सिर्फ 4 साल पहले। तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि अगले 8 साल में हर एक के पास व्हाट्सएप नहीं पहुंचेगा? मुझे आप बता सकते हैं पाकिस्तान में
कितने % लोग ऐसे रह गए जिनको व्हाट्सएप नहीं पता कि क्या है? बहुत कम लोग रह बहुत गए। कम। तो अब जब मेजॉरिटी को ये पता है कि व्हाट्सएप होता है तो उनमें क्यूरियोसिटी है, वो सीख जाएंगे। मेजॉरिटी को पता चल गया है कि अर्तुगरुल गाजी यूट्यूब पे देख सकते हैं। मेजॉरिटी जब अर्तुगरुल गाजी को टिकटॉक को देख के फारिग हो जाएगी, हसरतें पूरी कर लेंगी। देखिए पेट भरा हुआ होगा तो काम करेगी ना। एक आदमी पेट ही नहीं भर रहा उसका कि मैं एंटरटेन हो जाए। अच्छा आप दुबई जाएंगे पहली दफ़ा ज़िंदगी में, तो आप क्या देखेंगे? 4 दिन तक आप बिल्डिंगें देखते रहेंगे, गाड़ियाँ देखते रहेंगे, खाने देखते रहेंगे, लड़कियां देखते रहेंगे। 5वें दिन बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता 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 आप कहेंगे यार देख ली, गाड़ियां भी देख ली, लड़कियां भी देख ली, बिल्डिंग भी देख ली, अब काम की कोई बात करो। सही बात है। यही होगा इंटरनेट के ऊपर कि पहले लोग ड्रामे देखेंगे, इंटरटेनमेंट देखेंगे, फिर जब बोर हो जाएंगे, क्योंकि इंसान बहुत जल्दी बोर हो जाता है, अब वो बोलेंगे अब मैं क्या करूं। तो अब उनको वो बाय एक्सीडेंट या बाय पर्पस मिलेगा ज़रूर कि ये डोंगा है, ये दरिया है, इसमें से पानी निकाल लो और प्यास अपनी बुझा लो। ये है मेरा बिलीव कि इस वजह से ये होगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएट हो चुका है इंटरनेट पे, आमदनी हासिल करने का पूरा इकोसिस्टम तैयार है। कोई बावला ही है जो पैसे इस वक्त नहीं कमा रहा। वो बावला क्या है कि वो उसको यकीन नहीं है कि मैं कमा या अवेयरनेस नहीं है, और इसके अलावा कोई तीसरी चीज, यानी कि मौके मौजूद हैं, तरीका मौजूद है, टेक्निकल स्किल्स मौजूद हैं, इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, अब क्यों नहीं कमा रहा? अवेयरनेस, या तो उसने आज तक नहीं सुना कि ये दरिया बह रहा है, इसमें ये भी होता है, मछली पकड़ सकता हूँ मैं इस दरिया में, या उसको यकीन नहीं है कि उसको डर लग रहा है कि मैं तो उसमें डूब जाऊंगा, या ये पागल बना रहे हैं, इसमें मछली है ही नहीं पर दरिया में। मुझे आपकी इस बात से वो बड़ी अच्छी चाइनीज कहावत याद आई कि सारी बात अंग्रेजी में कहूँगा मैं कि गिव अ मैन अ फिश एंड यूल फीड हिम फॉर वंस, टीच हिम हाउ टू फिश एंड यूल फीड हिम फॉर लाइफ टाइम। सो बस हमें मछली पकड़ना सिखाना है लोगों को, ताकि वो जिंदगी भर। तो मछली पकड़ना सिखाना भी मुश्किल है, सिर्फ पानी डोंगे से निकालना सिखाना इतना आसान है। यानी मछली पकड़ने में तो टाइम लगता है, ये भी एक तो टेक्निक पानी है, सिंपल दरिया बह रहा है, आपने सिर्फ ये मटका और ये भी भरना मुश्किल है, सिखाना। ये भी उसके लिए मुश्किल है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कराची का हूँ, मैं मानसेरा चला जाऊँ या स्वात चले जाऊँ, दरिया बह रहा है, वो तेज होता है, इतना तेज होता है कि मैं उसमें उतर नहीं सकता हूँ। तो मुझे उतरने के लिए किसी का हाथ चाहिए जो वहाँ का लोकल हो, जो मुझे कहता है रेहान भी इधर से नहीं, इधर आओ, ये कोना है, यहाँ से शुरू करो, आराम से डूबोगे नहीं, कुछ नहीं होता, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बस इतनी हेल्प चाहिए। मैं आपकी बात समझ गया, क्योंकि मैं एक दफ़ा हैंगिंग ब्रिज से जा रहा था, तो मेरे एक दोस्त है हुंजा का, नज़ीम, उसने वो एक वहाँ पे एक पुल है जिसमें आप देखें तो हैंगिंग ब्रिज है और दूर दूर उसके फट्टे लगे हुए हैं, तो वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके गया। दूसरी दफ़ा अभी इस दफ़ा मैं गया तो मेरे कुछ और दोस्त थे और मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ कि मेरे पीछे दोस्त हैं, एंड आई वाज लाइक जंपिंग थ्रू दीज, दौड़ के मैं गया, और पीछे जब मैंने देखा तो मेरा दोस्त उसने उस रस्से को थामा हुआ था और वो डर रहा था कि यार ये क्या हरकतें कर रहा है, एंड आई हैड नो रियलाइजेशन कि पीछे जो बंदा है वो खौफजदा है अपनी लाइफ के लिए, जबकि मैं उससे दौड़ता हुआ चला गया हूँ। तो मुझे बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस जो है या आपका जो खौफ है वो जब आपने दूर कर लिया और उसके ऊपर आपको एक्सपीरियंस भी हासिल हो गया, आपका खौफ भी दूर हो गया, अब आपको टेक्निक भी पता चल गई, तो अब आप दौड़ते हुए गुजर जाएंगे, जबकि किसी और बंदे के लिए आप उसको हाथ पकड़ के लेके जाना दरमियान तक या आखिर तक बड़ा ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें हैं एक्चुअली, 2 बताई मैंने। पहला है अवेयरनेस, सेकंड है बिलीफ, और जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है वो है खौफ। जैसे कि जब आपने पहली दफ़ा ऑनलाइन पैसे कमाए तो आपके वालिदैन ने आपके ऊपर शक किया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मैंने कभी सुना ही नहीं है कि पैसे ऐसे आ सकते हैं, तुमने बेटा कुछ गड़बड़ की होगी। और ये वो वजह है, ये वो खौफ है। जब मैं लोगों को कहता हूँ आओ मैं तुम्हें 10 लाख रुपए महीना कमाना सिखाता हूँ, तो लोग आते भी नहीं है। मेरे बिल्डिंग के बाहर बोर्ड लगा हुआ है 1 लाख रुपए महीना कमाना सीखें, अंदर कोई नहीं आ रहा। मैंने उसको चेंज करके करना है, आओ मैं यूट्यूब से तुम्हें 15,000 रुपए महीना कमाना सिखाऊं, अंदर आ उनकी एक्सपेक्टेशंस कम करके उनको लेकर आना है। नहीं, अच्छा, एक्सपेक्टेशन नहीं, उनका फियर है कि अंदर कुछ 2 नंबर काम होता है जो मैं करूंगा, क्योंकि अगर ये इतना सच होता तो हर कोई कर रहा होता। डू यू अंडरस्टैंड? सो द चैलेंज इज कि उसने कोई देखा ही कोई नहीं है कि ऐसा हो सकता है। जो आप हैं, आपके वालिदैन हैं, आपकी नानी हैं, आपके फुप्पो हैं, उन्होंने नहीं देखा, तो जो देखा नहीं है उस पर यकीन नहीं होता है, और वो यकीन आता है, वो भी आता है। अच्छा, वो आता है रिपीटेशन, 5 दफा जाननी नहीं होती। हमें अल्लाह को नहीं देखा,
लेकिन यकीन पूरा है कि जी अल्लाह है, हम जाएंगे जन्नत में जाएंगे, बंदे मार देंगे हम उस अल्लाह के लिए, लेकिन यकीन है। क्यों कैसे आता है? बार बार सुनने से, और वो बचपन से सिखाया जाता है। तो अगली जनरेशन तो ऐसी नहीं है कि जिसको आपको कुछ करना पड़े, ये जनरेशन है जिसको आपको गाइड करना है, डोंगा बनना सिखाना है। अगली के लिए अगले मसले आएंगे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। अच्छा। हमारा और आपका वाला जो है वो डोंगा से पानी, अमेरिका के अंदर मसाइल और हैं, जी हाँ। स्वीडन के अंदर मसाइल और हैं, वो पाकिस्तान वाले मसाइल नहीं हैं, वो मसाइल वहाँ भी हैं। तो कंक्लूजन ये है कि आपने पूछा कि खुशहाल कैसे होते हैं, जो हाल में खुश रहना सीख ले वही खुशहाल होता है, चाहे उसके पास पैसे हों या ना हो, डजंट मैटर इन दी एंड। एक्चुअली पैसों से खुशहाली नहीं आती, लेकिन मैं जब किसी को ये बात बताऊंगा कि खुद तो कमा लिए, दूसरे हमें को तो बताते हमारे टाइम पे जो खुशहाली का याद आ गया। वो तो इंसान क्योंकि में भरा हुआ है, खामख़ाए में परेशान है, तो बस अब खामख़ाए परेशान है, तो उसको जो दीन ने सारी तरीके बताए हैं एक्चुअली, अगर आप अच्छे मुसलमान बन जाएं और वो सारी प्रैक्टिस करने लगें जो दीन ने समझाई हैं, तो रिस्क आपके पीछे मौत की तरह ढूंढता हुआ फिर रहा है, आपको ले लो, हाजिर हो जाएगा वो। लेकिन क्योंकि हम अच्छे मुसलमान भी नहीं हैं, तो इसलिए रिस्क भी हमारे से दूर भागता है। हम क्योंकि झूठे हैं, मक्कार हैं, वक्त के पाबंद नहीं हैं, मुझ समेत, तो इसलिए जब हम अच्छे इंसान ही नहीं बन रहे तो हमारे पीछे रिस्क कैसे भागेगा? जो अच्छे इंसान हैं उनके पीछे रिस्क रिस्क भाग रहा है, भागता है। आज भी मैंने भाग रहा मैंने है। देखा है। गोरे के पीछे रिस्क ले लेके भाग रहा है। अभी हमारे साथ एक गोरा आया, बता, ऐसी एक लफ्ज झूठ नहीं बोलता था, 29 साल का था, 1 साल के $1 मिलियन बनाता है आराम से, और फारिग मैंने देखा करता है ऐसे रहता लोगों को, जानता हूँ मैं है, ऐसे लोगों लेकिन को। अच्छे इंसान है। और दीन एक्चुअली अच्छा इंसान इंसान बनना बनना सिखाता सिखाता है। है। हम अच्छे इंसान नहीं बने हैं, तो जब बन जाएंगे पैसा पीछे पीछे आएगा, जी लेकिन क्योंकि हम पैसे के पीछे भागना भाग चाहते रहे हैं हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो एक लूप है। छोटा बच्चा है जो है ना, उसको आपको टॉफी दिखानी होती है, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, टॉफी ले लो। मनी मोटिवेशन ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है। जरूरी है ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली। और फिर जब वो एक ख़ास मकाम हासिल कर लेंगे तो उनको रियलाइज़ होगा कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे ऑनेस्टी भी चाहिए, अच्छे अखलाक भी चाहिए, अच्छी सब कुछ चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। फिर वो सीखेगा फिर और फिर दीन वो खुद ही बेहतर ठीक हो इंसान जाएगा, बनना बन शुरू जाएगा। हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से थोड़े पैसे आना, क्योंकि जो थोड़े पैसे गुर्बत आना भी है, जरूरी है। गुर्बत जो है, हज़रत अली ने कहा कि उसकी हदें जो है कुफ्र को छूती हैं। जिसका पेट के अंदर खाना नहीं है, वो क्या बड़े ख्यालात सोचेगा और क्या अच्छे ख्यालात सोचेगा। ऐसा ही तो उसको पहले पेट भरना ज़रूरी है ताकि वो अच्छी अच्छी बातें सोच सके, अपने घर के अच्छे पर्दे लगा सके, अपने घर को वाइट वॉश करा सके। वो सवाल जो गार वाली कहानी है ना, और वो सवाल कर सके कि हम ऐसे क्यों हैं। क्यों है? मैंने ये सवाल किया कि हम ऐसे क्यों हैं, मैं दुनिया भर घूमा फिरा, देखा हम ऐसे क्यों हैं। मुझे तो ये सब समझ आया जो मैंने आपको आज सिखाया। अच्छा, आखिर में ना हम इस पॉडकास्ट जिसका नाम सक्सेस कास्ट मैंने रखा है, मैं आपको एक किताब जी। सजेस्ट करना चाहता हूँ, जी। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग कोई यू। बात नहीं। उसका नाम है पावर वर्सेस फोर्स। वो आपके लिए ज़रूरी किताब है क्योंकि यू आर अ थिंकर, और जिस तरह से आईक्यू लेवल अगर लो हो तो उसको कहते हैं कि रिटार्डेड है, इसको लिए ख़ास स्कूल चाहिए, ख़ास तरीक़े से सिखाना है। इसी तरह से इन्होंने कॉन्शियसनेस का स्कोर निकाला है। वो ये कहते हैं कि अगर बंदे का कॉन्शियसनेस का स्कोर 0 to 1000 है टोटल, उसमें से 200 से नीचे है तो अभी वो इंसान नहीं बना है। आप उसको इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ी सी आपको किताब समझनी पड़ेगी कि वो किस लिए बता रहा है। और जैसे ही वो कोई 220 पे टच करता है, उसका रिस्क खुल जाता है, उसके सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। और सक्सेस कास्ट की ये पहली एपिसोड थी। मेरा ख्याल है कि आखिर में हमेशा, मैं जब भी किसी अच्छी मूवी को मैंने देखा है तो वो कुछ सवालात के जवाब आपको नहीं देते, वो आप पे छोड़ देते हैं। इसीलिए मूवीज़ की अल्टरनेटिव एंडिंग रिकॉर्ड की जाती है और बाज़ औक़ात सारी अल्टरनेट एंडिंग्स नहीं दिखाई जाती, सवाल ओपन एंडेड छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि रेहान भाई, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, यंग लोग जो कुछ नया करना चाहते हैं और पाकिस्तान में $12,000 अ ईयर मिनिमम लेकर आना चाहते हैं, उनके लिए एक ओपन एंडेड सवाल छोड़ें जिसके आंसर हमें कमेंट्स में मिलेंगे और हम उनसे ये सवाल पूछना चाहेंगे। एक ओपन एंडेड सवाल है और इस सवाल को मैं किसी और से पूछूंगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में, देखूंगा वो क्या जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक सवाल होगा जो कि हम लोगों से पूछेंगे और लोग इसका जवाब देंगे कमेंट्स में। तो आप अपना सवाल पूछें लोगों से। देखो दोस्तों, भाइयों बहनों,
हमारा मुल्क बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। हमारा मुल्क में 5 दरिया हैं, दुनिया के 5 बड़े माउंटेन्स हैं, हर वक़्त +50 और हर वक़्त -50 डिग्रीज़ टेम्परेचर होता है। ऐसे दुनिया में शायद ही कोई 5-6 मुल्क होंगे, ऐसे मुल्क हैं नहीं। और फिर हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर जो चीज़ है वो है इंसान। सिंगापुर के अंदर भी इंसान है, पाकिस्तान में भी इंसान है। सिंगापुर पानी, सब्ज़ी, फ्रूट, गाड़ी कुछ भी नहीं पैदा करता और दुनिया का 10वां अमीर तरीन इंसान मुल्क है। 7 मिलियन सिर्फ उसमें लोग रहते हैं। हमारे से शायद बहुत परसेंटेज निकालें तो हमारा 3-4% भी नहीं बनता है। तो क्या हमारे मुल्क में 4-5% ऐसे लोग नहीं हैं जो सिंगापुर वाली खोपड़ी रखते हो? क्या हम $55,000 साल का नहीं कमा सकते? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपको यूट्यूब चलाना नहीं आता क्योंकि आप देखिए यूट्यूब फेसबुक पे रहे? तो आपको किसने रोका है कि आप अपने मुल्क के अंदर अपने लिए और दूसरों के लिए ये आमदनी नहीं पैदा करते? सिंगापुर सर्विस बेस्ड कंट्री है, कुछ नहीं है उसके पास। मैंने कहा ना, पानी भी नहीं है, मलेशिया से इंपोर्ट करना पड़ता है। हमको किसने रोका है? ये सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और पहली दफ़ा इतनी लॉन्ग फॉर्म हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड की, और ये पहली नहीं होगी क्योंकि बहुत से ऐसे सवालात हैं, जैसे कि आखिरी सवाल था, इसके जवाब चाहिए जो कि बहुत से लोगों से मिलेंगे। और आपसे एक दफ़ा दोबारा भी मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम उस वक्त मिलेंगे जब बहुत से सवालों के जवाब हम पा चुके होंगे जो आज हमने पूछे हैं और कुछ का जवाब देने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, वंस अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू।